शादी के शुरुआती दिनों में सुमित्रा देवी ने अंजलि का स्वागत किसी रानी की तरह किया। उन्होंने अंजलि को कीमती हीरे दिए, उसके लिए अलग से कुक रखा और हर छोटी बात का ख्याल रखा। अंजलि को लगा वह दुनिया की सबसे खुशनसीब बहू है, लेकिन यह सुमित्रा देवी का सुनहरा पिंजड़ा था। सुमित्रा देवी की खतरनाक फितरत धीरे धीरे सामने आने लगी। अंजलि के बेडरूम में लगे फूलों के गमले में सुमित्रा ने हिडन माइक्रोफोन लगा रखा था। वह आकाश के कान में धीरे से ऐसी बातें भरती जिससे आकाश को लगने लगा कि अंजलि उसकी माँ का सम्मान नहीं करती। सुमित्रा अक्सर अंजलि के खाने में ऐसी दवा मिला देती थी जिससे उसे सुस्ती और भूलने की बीमारी होने लगी। वह चाहती थी कि आकाश को लगे कि अंजलि की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक रात अंजलि ने सुमित्रा को किचन में अपनी दवा की शीशी के साथ देख लिया। उसे समझ आ गया कि जो औरत उसे प्यार की छांव दे रही थी वही उसकी जड़ें काट रही है। अंजलि डरी नहीं, बल्कि उसने ठंडे दिमाग से वार करने की सोची। उसने सुमित्रा के जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया। अंजलि ने सुमित्रा की एक ऐसी बातचीत रिकॉर्ड कर ली जिसमें वह अपने वकील से आकाश की सारी संपत्ति अपने नाम करवाकर अंजलि को पागल खाने भेजने की साजिश रच रही थी। एक शाम जब घर पर बड़ी पार्टी चल रही थी, सुमित्रा ने अंजलि को गलती करने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने प्रोजेक्टर पर सुमित्रा की साजिश की वही रिकॉर्डिंग चला दी। सुमित्रा देवी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो अंजलि। मैं इस शहर की सबसे ताकतवर औरत हूँ। अंजलि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी आप ताकतवर होंगी, लेकिन आप ये भूल गई कि सॉफ्टवेयर के दौर में वायरस को कैसे डिलीट किया जाता है, ये मुझे अच्छे से आता है। सुमित्रा देवी का नकाब उतर चुका था। आकाश ने अपनी माँ का साथ देने से मना कर दिया। सुमित्रा को घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में वही चमक थी जैसे वह किसी और बड़े खेल की तैयारी कर रही हो। सुमित्रा देवी का घर छोड़ना महज एक दिखावा था। वह हारी जरूर थी पर टूटी नहीं थी। सुमित्रा देवी शहर के एक आलीशान होटल में शिफ्ट हो गई। आकाश ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हार को एक विक्टिम कार्ड में बदल दिया। सुमित्रा ने शहर के अखबारों और सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें लीक करवाई जिनमें वह एक अकेली और बेसहारा माँ लग रही थी। उन्होंने इंटरव्यू दिया कि कैसे उनकी महत्वाकांक्षी बहू ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। समाज और रिश्तेदारों का दबाव आकाश पर बढ़ने लगा। सुमित्रा को पता था कि अंजलि की असली ताकत उसकी नौकरी और उसकी बुद्धिमानी है। उन्होंने अपनी पुरानी बिजनेस पहचान का इस्तेमाल कर अंजलि की कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए। अंजलि के ऑफिस में यह अफवाह फैल गई कि वह अपने घर के कलेश की वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है। एक रात जब आकाश घर पर नहीं था, अंजलि ने महसूस किया कि घर में कोई और भी है। उसने देखा कि सुमित्रा देवी उसके लिविंग रूम में सोफे पर बैठी चाय पी रही थी
उनके पास घर की एक पुरानी डुप्लीकेट चाबी थी। सुमित्रा देवी की आवाज़ धीमी और ठंडी। अंजलि, शतरंज की बिसात पर मोहरे दोबारा सजाए जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगा एक रिकॉर्डिंग मुझे ख़त्म कर देगी? मैं इस घर की नींव हूँ और नींव को उखाड़ने वाली इमारत गिर जाया करती है। सुमित्रा ने अंजलि को एक ऑफर दिया, आकाश को छोड़ दो और 50 करोड़ लेकर विदेश चली जाओ, वरना मैं आकाश को यकीन दिला दूंगी कि तुमने उसे सिर्फ दौलत के लिए फंसाया है। अंजलि समझ गई कि सुमित्रा देवी को कानून से नहीं बल्कि उनके अपने अहंकार से हराया जा सकता है। अंजलि ने सुमित्रा की उस 50 करोड़ वाली डील को गुप्त रूप से लाइव स्ट्रीम कर दिया, जिसे आकाश अपने फ़ोन पर लाइव देख रहा था। जब सुमित्रा ने कहा, आकाश मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है इस खानदान की विरासत को बनाए रखने का, तब आकाश की आंखों से पर्दा पूरी तरह हट गया। आकाश घर पहुंचा, लेकिन इस बार उसने गुस्सा नहीं किया। उसने शांति से सुमित्रा का सामान बाहर रखवाया और कहा, माँ, आपने सिर्फ एक बहू नहीं खोई, आपने आज अपना बेटा भी खो दिया। अगली बार अगर आप इस दहलीज पर आईं तो पुलिस मेरा नहीं आपका साथ देगी। सुमित्रा देवी अंधेरी रात में अपनी कार की ओर बढ़ती हैं। वह मुड़कर घर की ओर देखती हैं और अपने फ़ोन पर एक नया नंबर डायल करती हैं। हेलो वकील साहब, वसीयत का नया ड्राफ्ट तैयार कीजिए, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सुमित्रा देवी की कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर हार की शिकन नहीं बल्कि एक हिंसक शांति थी। सुमित्रा देवी का अगला वार कानूनी नहीं बल्कि जज्बाती और रूहानी था। उन्होंने अपनी अंतिम चाल चली, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन पश्चाताप। 2 हफ्ते बाद अंजलि और आकाश के पास अस्पताल से फ़ोन आया। सुमित्रा देवी को पैनिक अटैक और गंभीर डिप्रेशन के कारण भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आकाश का दिल पसीज गया। अंजलि ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आकाश नहीं माना। सुमित्रा वापस घर आ गई, लेकिन इस बार वह एक बदली हुई औरत थी। वह व्हीलचेयर पर थी और दिन भर माला जपती रहती, लेकिन अंजलि को रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी पायल की झंकार तो कभी आईने पर लिपस्टिक से लिखे हुए धमकी भरे शब्द, यह घर मेरा है। अंजलि समझ गई कि सुमित्रा देवी गैस लाइटिंग कर रही हैं, यानी उसे पागल साबित करने की कोशिश। एक दिन अंजलि को सुमित्रा के कमरे की तलाशी लेते हुए एक पुरानी फाइल मिली। उसे पता चला कि आकाश सुमित्रा का सगा बेटा नहीं है। सुमित्रा ने सालों पहले आकाश के असली माता पिता की जायदाद हड़पने के लिए उनका एक्सीडेंट करवाया था और आकाश को गोद ले लिया था। यही वह राज था जिसके लिए सुमित्रा किसी भी हद तक जा सकती थी। अंजलि ने आकाश को सच बताने के लिए फार्म हाउस पर बुलाया, लेकिन वहाँ पहले से सुमित्रा देवी अपनी व्हील चेयर छोड़कर खड़ी थी। उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, अंजलि, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी यही बुद्धिमानी तुम्हारी मौत बनेगी। आकाश को कभी पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप को मैंने मारा था, क्योंकि आज तुम भी एक एक्सीडेंट का शिकार होने वाली हो। तभी पीछे से लाइट चली। आकाश वहाँ खड़ा था। अंजलि ने उसे पहले ही वहाँ छुपा दिया था और अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर रखा था।
आकाश की आवाज़ कांपती हुई, तो मेरा पूरा जीवन एक झूठ था। आपने सिर्फ पैसे के लिए मुझे पाला। सुमित्रा देवी ने बौखलाकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने फुर्ती से उनका हाथ झटक दिया। हाथापाई में सुमित्रा खुद लड़खड़ाकर सीढ़ियों के नीचे गिर गई। पुलिस आई और सुमित्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार वह जेल की सलाखों के पीछे से भी अंजलि को घूर रही थी। उन्होंने बिना आवाज़ के सिर्फ अपने होठ हिलाए। मैं वापस आऊंगी। आकाश और अंजलि ने वह शहर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सुमित्रा की सारी दौलत एक अनाथ आश्रम को दान कर दी। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे सुमित्रा देवी शांत नहीं बैठी थी। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उन्होंने हार स्वीकार नहीं की है। जेल में सुमित्रा देवी ने अपनी दौलत और रसूख का इस्तेमाल कर वहाँ की सबसे खतरनाक महिला अपराधी रज्जो को अपना मोहरा बनाया। सुमित्रा ने रज्जो को एक ही काम सौंपा, अंजलि की जिंदगी में दोबारा जहर घोलना। आकाश और अंजलि अब एक नए शहर में एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। अंजलि गर्भवती थी और आकाश एक छोटी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उन्हें लगा कि सुमित्रा देवी का साया अब उनके जीवन से हट चुका है, लेकिन एक दिन अंजलि के घर के दरवाजे पर एक नई पड़ोसन आई, जिसने अपना नाम रजनी बताया। वह कोई और नहीं रज्जो थी, जिसे सुमित्रा ने पैरोल पर बाहर निकलवाया था। रज्जो ने अंजलि का विश्वास जीता और धीरे धीरे घर में अपनी पैठ बना ली। वह अंजलि को ऐसी कहानियां सुनाती जिससे अंजलि को लगने लगा कि सुमित्रा देवी जेल से भाग गई हैं। अंजलि को हर परछाई में सुमित्रा देवी दिखने लगी। उसकी रातों की नींद उड़ गई। इधर जेल में सुमित्रा ने खुद को नुकसान पहुंचाकर अस्पताल जाने का नाटक किया। एम्बुलेंस में ले जाते वक्त उनके आदमियों ने हमला किया और सुमित्रा देवी फरार हो गईं। अब वह एक आज़ाद शिकारिन थी। अंजलि की गोद भराई का फंक्शन था। घर में मेहमान थे, खुशियाँ थी। रज्जो ने चुपके से घर के पिछले दरवाजे की कुंडी खोल दी। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, अंजलि की आंख खुली। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक साया खड़ा था। रोशनी जली तो सामने सुमित्रा देवी थी। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक हाथ में लाल सिंदूर और दूसरे में कच्चा धागा था। सुमित्रा देवी फुसफुसाते हुए बोली, वंश तो मेरा ही है ना अंजलि, इस बच्चे के खून में मेरा ही नाम दौड़ेगा। तुमने क्या सोचा था, तुम मुझे मेरे वारिस से दूर कर दोगी? अंजलि ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन रज्जो ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। सुमित्रा ने अंजलि के माथे पर काला तिलक लगाया। यह आशीर्वाद नहीं, दावा था। तभी पुलिस ने घर को चारों तरफ घेर लिया। आकाश ने अंजलि की बढ़ती घबराहट को देखते हुए घर में पहले से ही स्मार्ट सेंसर और अलार्म लगवाए थे। सुमित्रा को लगा था कि अंजलि कमज़ोर पड़ गई है, पर अंजलि ने सुमित्रा के आने का जाल खुद बुना था। सुमित्रा को दोबारा पकड़ा गया, लेकिन इस बार उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया। सालों बाद अंजलि का बेटा आर्यन अपने कमरे में खेल रहा था। अंजलि उसे पुकारती है। आर्यन मुड़ता है और उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर है, सुमित्रा देवी की। वह अपनी माँ की तरफ देखकर बिल्कुल सुमित्रा देवी की तरह ठंडी मुस्कान देता है और कहता है,
दादी ने कहा था कि वह मुझसे मिलने जरूर आएंगी। अंजलि के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि सुमित्रा देवी ने शरीर से नहीं बल्कि विचारों से उसके घर में वापसी कर ली है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।